बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे बराह रास्त और बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के साथ, बहुत सारी हमारी जो ओवर द वीकेंड जो हमारी कुछ ख्यालात थे कि भाई ऐसा होगा, हमारी अपनी आपस की प्रेडिक्शंस दोनों की ना चलती रहती है कि ऐसा होगा, लेकिन कल रात गए तो कुछ कमाल ही हो गया। बिल्कुल, इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ हमने देखा कि शहर शहर जो है वो मुजाहरों का आगाज हो चुका है। तहरीक इंसाफ ने इसकी कॉल दी थी, एहतजाज की कॉल दी थी पीटीआई क़यादत ने, और हमने देखा उसके बाद कारकुनान की बड़ी तादाद बाहर निकली और एहतजाज किया। और मुख्तलिफ शहरों से जो है उनका जो रुख था वो बनी गाला की तरफ चलता चला गया और रात देर तक हम देखते रहे जिस तरीके से लाइटें बंद हुई बनी गाला की। वो भी दिखाया कि जी बनी गाला के अतराफ के इलाके की जो अतराफ में चारों तरफ हम देख रहे थे कारकुनान मौजूद थे, रात गए मौजूद थे, है ना। अब ये भी देखा कि अच्छा कुछ खबरें ये भी आई कि इमरान खान साहब जो है चेयरमैन पीटीआई वो बनी गाला के अपने उस घर से जो है वो कहीं और जा चुके हैं, या वो केपीके के जो है वो एरिया में चले गए, या वो पंजाब लाहौर चले गए जहां उनकी हुकूमत है। लेकिन फिर बाद में ये भी बात आई शाहजेब कि नहीं, वो बड़े आराम से और सुकून से उन्हीं की तरफ से उन्हीं के नुमाइंदों ने ये बताया कि वो अपने घर में बनी गाला में बड़े सुकून से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं डरता नहीं हूं। और साथ साथ से तहरीक इंसाफ की क़यादत भी बनी गाला पहुंची। असद उमर साहब हो गए, राजा खुर्रम नवाज हो गए, सदाकत अब्बासी समेत दीगर कायदीन जो है वो बनी गाला भी पहुंच गए। बिल्कुल, और पेशावर फैसलाबाद समेत कई शहरों से जो काफिले हैं वो भी बनी गाला उनकी आमद जारी है, मुसलसल पहुंच रहे हैं, मजीद पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे भी हमने देखा कि मजीद काफिले वहां पर पहुंचे हैं। दूसरी जानब हम भी देख रहे हैं कि पुलिस हुकाम और जज को मुबैना धमकियों पर इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना मरगला में मजिस्ट्रेट अली जावेद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखते हैं सिचुएशन का आगे और क्या होने वाला है। दरअसल अगर इस तरह के जो उन्हें कंफर्म भी कर दिया मुराद सईद साहब ने कि अपनी ट्वीट में कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने कहा मैं डरता नहीं हूं और जो भी होगा मैं उन्होंने कहा जितने चाहे मुकदमे बनाओ, बेशक जेल में डालो, डरता नहीं हूं, हकीकी आजादी तक चैन से नहीं बैठूंगा और सड़कों पर रहूंगा, कौम को हकीकी आजादी दिलाऊंगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि पीटीआई की हुकूमत को उस वक्त गिराया गया जब मुल्क तरक्की कर रहा था, और साथ में मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही तरीका है कि शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये उनकी तरफ से आया। लेकिन अगर हम साथ साथ बात करें NA 245 यानी NA 245 की, तो जनाब इलेक्शन का मुआरका पीटीआई ने मार लिया और आप डेफिनेटली इस बारे में आप जानते हैं वैसे बड़े मार्जिन से जीती पीटीआई, बहुत बड़े मार्जिन से। आई एम एक्चुअली सरप्राइज अबाउट रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि हमारी उस दिन फारूक सत्तार साहब से ही बात हो रही थी, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। इसके साथ साथ हमने देखा कि एमक्यूएम का और पीटीआई का एक बड़ा मार्जिन है। पीटीआई ने ये मैदान मारा है, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो सामने आ रहे माया उसमें ये पता लगा है कि महमूद मौलवी 29,475 वोट लेकर जीते और एमक्यूएम के मोहित अनवर 13,193 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जबकि इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि टीएलपी के मोहम्मद अहमद रजा का 9,000 के राउंड उनके वोट है और तीसरे नंबर पर रहे। और फारूक सत्तार साहब जो कि टॉप 5 के अंदर यानी कि टॉप चौथी पोजीशन पर उन्होंने किया 3,479 वोटों के साथ जो है वो फारूक सत्तार साहब जो है वो चौथे नंबर पर है। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी वाकई लोगों की नजर में अब ये फीडबैक आ रहा है लोगों का कि इतना बड़ा हम नहीं देख रहे थे कि इतना बड़ा फर्क आएगा। लेकिन वो बात भी है कि आप देख रहे हैं पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो सड़कों पे निकल आए, जिस तरह से जिस तादाद में और जिस जो है वो जो जज्बे के साथ निकलते हैं पीटीआई के चेयरमैन के लिए, पीटीआई की मोहब्बत में, उसे नजर आ रहा था शाहजेब के 245 में टफ मतलब क्लियर है। जो इसमें हुकूमत की बात कर रही थी कि ये सपोर्टर्स अगर इमरान खान के साथ निकल भी रहे हैं तो उनके वोटर इतने अगर मौजूद नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। जब भी हम देख रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात होते हैं और उसमें जो पीटीआई की सीट होती है वो दोबारा वो जीत जाते हैं, चाहे पंजाब की बात हो या कराची की बात हो। तो पीटीआई इस तरह से एक बार फिर 245 यानी 245 पे कामयाब हो चुकी है। अच्छा, ओवर द वीकेंड शाह से बहुत सारी ये भी रहा गहमा गहमी, इसकी बहस भी रही सोशल मीडिया की। अगर हम बात करते हैं कि आज की दुनिया की सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे होती है, पहले खबर वहां आती है फिर उसके बाद हम लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो वो भी था कि जी वो एक वीडियो रिलीज हुई शहबाज गिल की, वो फेक है नहीं फेक है, लेकिन बहरहाल वो है कि नहीं है ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद के इल्जामात पर इस्लामाबाद पुलिस ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। ये बिल्कुल, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी इंक्वायरी रिपोर्ट। साथ में दूसरी जानिब शहबाज गिल के इलाज मुआवजे के लिए मेडिकल बोर्ड में तीसरी बार तब्दीली की गई है। डॉक्टर आतिफ इनाम के अलग होने पर डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला बोर्ड में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये तो वो सारी अपडेट्स हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर भी है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए एक बम है। वो यही है कि बस सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 4 रुपए
69 पैसे महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी कहाँ है। जाऊँ डॉक्टर, मैं कहाँ जाऊँ, इतनी महंगी बिजली है। हालिया अच्छा, अब हमें हंसी आती है ना, जब हम पहले दुखी होते थे जब कोई बिजली महंगी होती है, अब हंसी आती है। अब इतना दुख बढ़ गया कि अब हंसी आना शुरू हो गई है। हालिया इजाफे से बिजली सार्फिन पर तकरीबन 65 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की पैदावारी लागत 10 रुपए 98 पैसे फी यूनिट रही, जबकि जुलाई में कुल 13 अरब 76 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की गई। मतलब इस खबर के बाद मैं सकते में चली गई, वाकई में बम गिर गया मुझे, क्योंकि आसान नहीं है। अभी आप पिछले महीने का जब हमें बिल आया है, वो कल जब मैं परसों सैटरडे को करी थी, तो दरवाजे की ना बीच में एक बिल। अच्छा, मैं बिल देखता ही नहीं अब इसलिए, क्योंकि वो अजीब सा फील होता जब है, मैंने ज्यादा बिल आ जाता है। खोला तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, मैंने वापस मोड़ा, बच्चे को दिया घर में, मैंने कहा अंदर जाके रख दो टेबल पर, तो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये जो वाकयात और ये जो हालात हो रहे हैं, इसमें रहना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी करेगा क्या, कैसे सर्वाइव करेगा, किस तरह बिजली अफोर्ड करेगा? जो जरूरियात है लोगों के, जिनके यहाँ एसी नहीं चलता, जिनके यहाँ फ्रिज नहीं चलते, डीप फ्रीजर नहीं चलते, माइक्रोवेव तो बहुत दूर की बात है, स्त्रियां भी वो लोग जितना जरूरत होती है उतना चलाते हैं। बच्चों की छुट्टियां थी तो स्त्रियां भी कम इस्तेमाल होती है, उसके बावजूद इतने ज्यादा उनके बिल्स आए। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, दुआओं की जरूरत तो इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी को है, और खासकर अगर बलूचिस्तान की बात करें तो हमें दुआओं की भी और मदद की भी और बहुत कुछ समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो ये हमारे मुल्क में ये एक इतना बड़ा एक स्ट्रेस आया हुआ है, इससे हमें कैसे निपटना है। बिकॉज मुल्क में बारिशों की वजह से बड़ा सैलाब में तबाही मचा दी है। बिल्कुल तबाही। अगर हम मुल्क भर की बात करें तो तकरीबन 700 अफराद ने अपनी जान गंवा दी, और सिर्फ बलूचिस्तान की अगर बात करें तो तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद जो है वो सैलाब के दौरान डूब कर जहां बहाक हो गई। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इतनी बड़ी तादाद लोगों की इस सैलाब में डूब गई, और किस तरीके से इकदाम अभी तक उठाए जा रहे हैं उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि हम लास्ट टाइम भी ये बात करते हैं, क्या वहां से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। कोयटा में बारिशों के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील हो चुकी हैं, वहां पर अब तो खैर इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। कई देहात सफाई हस्ती से ही मिट गए हैं, और कोहलों का पंजाब से जमीनी राब्ता खैर मुनक़ता हो गया। मुसलसल अभी भी बारिशें हो रही हैं, और सैलाब से बेशतर जो अजला हैं वहां पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। अब आप यकीन करेंगे, हमारा एक इतना खूबसूरत स्टार जिसके अभी हमने हाल ही में गाना सुना, कन्हैयारी, उनका भी घर पूरा तबाह हो गया है। वो अपने गोद में अपना बच्चा लिए, उनकी भी तस्वीर जो वहाब, उनका नाम वहाब अली, उनका भी बहुत सारी दुआएं। कौन कौन हमारा नहीं, इस वक्त हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने। अस्सलाम वालेकुम फराह, आई होप आपकी तरफ सब खैर और आफियत हो। बहुत सारी दुआओं, और जितने लोग अपनी जो है जिंदगी खो बैठे, जान से चले गए, उनके लिए ताज़ियत हमारी तरफ से। इस तरह यकीनन इस बार मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, हम समझ सकते हैं सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इन्हें समझती हैं, आप किस तरीके से अब हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए? जी, किस चीज़ की कमी रह गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी बात शुरू करने से पहले शाज़ेब माया, मैं ये कहना चाहूंगी कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। और वो क्यों बनाया है कि गम भी साथ है और खुशी भी साथ है, और इन दोनों चीजों को लेके चलता है इंसान जब तक जिंदा है। ये दोनों चीजें रहती हैं। अच्छा, अब मैंने ये बात शुरू क्यों की, इसलिए कि जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया और आप दोनों को देखा, माशाल्लाह आप दोनों बहुत बड़े फ्रेश लग रहे हैं। और माया, आप इस स्टाइल में तो बहुत ही गॉर्जियस लगती हैं, और आपको मैं आज से नहीं, आपने जब अपना करियर का आगाज किया था, मैं तब से आपको वॉच कर रही हूं। So sweet. अच्छा, अब मैं आती हूँ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की। बिल्कुल, ये 4 दिन पहले मेरा भी बिल आया, और उस बिल को देख के मैं आपको सच बताऊं कि मेरे जो मूड पे असर हुआ वो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह। और वो मैं आपको सच देखिए, हम जैसे भी सियासतदान हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौम की भलाई चाहते हैं और उनकी खिदमत करना चाहते हैं, तो वो बिल देख के मैं भी बड़ी परेशान हुई। अब वो पर्स में मेरे बिल पड़ा हुआ है, अब मैंने ये सोचना है कि वो बिल मैंने पे कैसे करना है। अब आपकी फिर एक और बात, नैयरा नूर का आपने जिक्र किया, जिनको मैं तकरीबन स्कूल के जमाने से उनकी गजलें सुनती आई हूँ, और मुझे बड़ा दुख हुआ है, अल्लाह उनके दर्जात जो है वो बुलंद। अब हम आते हैं सैलाब की सूरत हाल की तरफ। देखें, बहुत क्रिटिकल है वहाँ पर जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में, और बहुत तबाही आई है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लाइफ स्टॉक तबाह हो गया है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, ब्रिजेस तबाह हुए, सड़कें तबाह हो गई हैं, डैम बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब हम आते हैं कि नुकसान तो हमारा हो गया, अब हमने रिलीफ और रेस्क्यू का जो एक सिलसिला है, रेस्क्यू ऑलमोस्ट हो गया, रिलीफ का ऑपरेशन जारी है,
हुकूमत की कोशिश है, तमाम मुतहरिक हैं। यहाँ मैं आपसे बात करूँ DGPDMA की, नसीर साहब की, कि अगर मैं रात को 2 बजे उनसे रिपोर्ट ले रही हूँ तो सुबह 6 बजे भी ले रही हूँ। कल भी वो हजारा टाउन के इलाके में रात 3 बजे तक थे, और अभी भी जब मेरी उनसे बात हुई तो वो ऑफिस में बैठे हुए थे। तो हमारे जो लोग हैं वो मुतहरिक हैं, हाई अलर्ट है, 24/7 सब कुछ देखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर खुद वॉच कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए तबाही तो आ गई, हर साल बारिशें होती हैं, लेकिन अब ये बताऊं माया, कोई हमारी क्लाइमेट चेंज पर बलूचिस्तान में पॉलिसी बात नहीं कर रहा। Seriously। और आपको मैं ये बताऊं, ये चंद माह जो हमारी हुकूमत को हुए हैं, जब हमने ये 2-3 वजूहात, बड़ी वजूहात जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है, हम उसको सामने भी ले आए हैं, उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। ये पहले क्यों नहीं हुआ? लेकिन खैर हम इसको छोड़ते हैं कि पहले क्या हुआ या नहीं हुआ। अब हमने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है कि ये टाइम है कि बलूचिस्तान को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। इस सिलसिले में इंस्ट्रक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर की अपनी तमाम टीम्स को, सारी छुट्टियां मनसूख हैं, सब अपने अपने इलाकों में हैं। और मैं आपको ये बताऊं, देखिए मैं सिर्फ तर्जुमान हूं ना, मेरा काम ये है कि हुकूमती इकदाम आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन नहीं, मैं तमाम जितने भी हमारी नेशनल लेवल की NGOs हैं, इंटरनेशनल लेवल की NGOs हैं, हमारी जो कंट्रीज जो इस डिजास्टर में इमरजेंसी बेसिस में मुख्तलिफ मुल्कों में काम करती हैं, हम उन्हें इंगेज कर रहे हैं। कल मैंने इस्लामाबाद में नेशनल लाइब्रेरी में एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें हम ब्रीफिंग दे रहे हैं उन्हें। हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हमें सिर्फ चाहिए, हम उन्हें ये बताएंगे कि अगर आज हमें आप यहाँ सपोर्ट करेंगे तो कल आपको बलूचिस्तान ये दे सकता है। हमने सिर्फ बिल्कुल ये फराह अजीम साहिबा, ये नेगोशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीनी तौर पर आप लोग बहुत बेहतर तरीके से ये सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। और नेचुरल क्लैमिटी में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो वाकई सब हालात बहुत बदतर हो जाते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, जो हमने सब कुछ देखा है बलूचिस्तान में, जो जाने हम गवा चुके हैं, वो सब हो चुका है। अब रिलीफ के लिए और वहां पर खासतौर पर जो लोग अभी भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मुश्किलात में, उनको रेस्क्यू के लिए कहां तक ऑपरेशन पहुंचा है और क्या किया जा रहा है? अच्छा देखिए, अब तो हम रेस्क्यू के जो हमें ऑपरेशन था उसमें थोड़ी मुश्किलात ये भी थी कि लोग जो हमारे वो अपनी आबाई जगह नहीं छोड़ते, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं छोड़ते। तो फिर हुकूमत को ये प्लान करना था कि किस तरीके से इनकी जानें भी बचाई जाए और इनके डोर स्टेप पर इनको जो रिलीफ आइटम्स हैं वो भी पहुंचाए जाएं। फिर आपको पता है कि ये फ्लैश फ्लड्स हैं, अगर ये पूरी दुनिया में भी आप देखें ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी होगी ना, फ्लैश फ्लड से जो नुकसानात होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पानी का आपको पता ही नहीं होता बहाव। और अगर आपने बलूचिस्तान देखा हो और उसके पहाड़ देखे हो कि जब पानी तेज से आता है तो आप ये देखें कि क्या हाल होता है, क्या हशर होता है। तो अब हमें ये करना था कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे उनको रिलीफ भी देनी थी, उनकी जानें भी महफूज करनी थी। देखें, अच्छा अवेयरनेस लोगों में बिल्कुल नहीं है हमारे बलूचिस्तान में, और इससे पहले मतलब अवेयरनेस कैंपेन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे फौरी PDMA ने शुरू की ताकि लोगों को बताया जाए कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो आपने कैसे हैंडल करना है। तो ये चीजें भी थी। इसके साथ साथ एक्रोचमेंट का मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला था जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुए, उस पर भी काबू पाया गया। अब हम जो है कि देखें, हम आपके प्रोग्राम के थ्रू भी मैं सबको ये बताती हूँ, बल्कि सिर्फ अगर माया पाकिस्तान की प्रोमिनेंट NGOs आ जाएं, काम शुरू कर दें, तो हमें शायद बाहर से एड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फराह, बस मैं मुख्तसरन आपकी बात करते पूछूंगी, NGOs के हवाले से आपने बात की, मेरे जहन में ये बस सवाल बिल्कुल एज पर था करने के लिए। कुछ मेरी खबर में आया है, एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ NGOs जो पुरानी हैं और जिनके अच्छे पुराने रिकॉर्ड्स हैं और काम भी पहुंचा करते रहे, वो एक्टिव हुए हुए हैं। क्या आप तक उन NGOs की रसाई है या उन NGOs की आप तक रसाई है? उन्हीं के साथ तो मैं डायरेक्ट इन टच हूँ माया, मैं हर काम प्रॉपर प्लानिंग के साथ करती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, खिदमत है, अखुवत है, वो मेरे साथ बिल्कुल इन टच है। कल का जो रूट्स का भी मैंने सुना आपके साथ हैं, वो रूट्स जो NGO हैं। जी, सारी प्रोमिनेंट NGOs कल के प्रोग्राम में आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम ये होगा, ठीक, परफेक्ट, अपनी डायरेक्शन सेट करनी है कि हमने किस तरीके से बलूचिस्तान की मदद करनी है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक नहीं रहेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि मैं एक ऐसी सियासतदान हूँ
कि मैं इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती हूँ और असल में सियासतदान को ऐसा ही होना चाहिए। ये सिस्टम हमें खत्म करना है। अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे फराह, बस आसानियां करे। थैंक यू वेरी मच फराह अजीम साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से वहां पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है और ज़मीनी जो राब्ते हैं वो मुनक़ता हो रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहां पर सामान भी पहुंचाया जाए और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसको जारी भी रखा जाए। लेकिन अगर हुकूमत कोशिश कर रही है कि इस तरह के इकदाम उठाए जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और इस कोशिश को जारी रखना चाहिए। शाजिब, मुझे एक बात बताएं, जो सिचुएशन अभी आ रही है बलूचिस्तान की वेदर को लेकर, क्या हम थोड़ा सा मौसम के ऊपर भी जरा इन्फो ले लें, थोड़ी नॉलेज पता करें ताकि हमें ये समझ सकें हम कि अभी जो सूरत हाल बन चुकी है, क्या आने वाले दिन और भी मुश्किल हैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या मजीद बारिशों का इम्कान है? कराची में बारिशों को भी हमने देखा है कि उसमें इजाफा होता रहा, लेकिन अब कुछ दिनों से रुकी हुई हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि शहर का जो ओवरऑल सिचुएशन है कराची की, बलूचिस्तान की, मुख्तलिफ सूबों की, उसमें मौसम कैसा रहेगा? एक चीज हमें देखी गई है वाकई में, जिस तादाद से बारिशें हुई हैं, हैवी बारिशें पहले भी हुई हैं कराची में, लेकिन जिस तरीके से जो उनका जो एक वॉल्यूम के साथ जो उनका एक टाइम है ना, टाइम लाइन, वो बहुत ज्यादा, बादलों का होना, बारिशों का होना, हमें बहुत सारी चीजें हमने डिस्कवर की हैं इस मौसम में कि क्या क्या हमने बहुत कुछ डिस्कवर किया, बहुत कुछ हमारे हकाइक सामने आ गए, कुछ ऐसे ऐसे हकाइक निकल कर आ गए, उबल कर आ गए साथ साथ सामने, हमें समझ नहीं आया। लेकिन हम जो परेशान है बलूचिस्तान की सिचुएशन और सिंध की सिचुएशन को लेके, क्योंकि अभी भी सिस्टम्स खत्म नहीं हुए हैं। सो वी हैव जवाद मेमन, जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वेदरमैन। बात करेंगे जवाद भाई, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जवाद भाई, अभी हम जिक्र कर रहे थे बलूचिस्तान का, मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है, सैलाबी सूरत हाल वहाँ हम देख रहे हैं, क्या वहाँ मजीद बारिशों का इम्कान है? और जितनी हमने बारिशें अभी माजी में देखी हैं, क्या ये हालात कुछ मजीद खराब हो सकते हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है? जी वालेकुम सलाम शाजिब भाई, गुड मॉर्निंग आप सबको। बिल्कुल शाजिब भाई, जो पिछले कई दिनों से जो लो प्रेशर एरिया इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के आसपास मौजूद है, इसके ज़ेरे असर बलूचिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो मज़ीद 24 से 36 घंटे जो है वो बारिशें मुमकिन हैं। अब ज़्यादातर जो है ये मॉडरेट तो कुछ इलाकों में हैवी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जो है ये बारिशों का सिलसिला अभी कंटिन्यूसली चलता रहेगा बलूचिस्तान के इलाकों में स्पेशली। यानी कि कब तक जवाद भाई हम देखते हैं कि आपने कहा चलता रहेगा, यानी कि आप हफ्ते तक अभी तक कितने अरसे तक का बता सकते हैं? ताकि क्योंकि इतनी नई चीजें आकर रही है ना जवाद भाई इन दिनों में, कि हमें नेक्स्ट ईयर के लिए अगर इतनी होनी है, बारिशें नहीं होनी, लेकिन हम प्रिपेयर अलबत्ता शायद इंडिविजुअल बेसिस पे हो सकेंगे। जी भाई माया, देखें इस वक्त ये जो मौजूदा सिस्टम है ये एटलीस्ट 24 से 36 घंटे जो है वो कंटिन्यू करेगा, जिसके ज़ेर असर जैसा हमने बताया कि मॉडरेट टू हैवी रेंज जो है वो इन इलाकों में चलती रहेंगी, बलूचिस्तान और सिंध के भी काफ़ी सारे एरियाज में। लेकिन इस वक्त एक और ताकतवर स्पेल जो है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया के ऊपर मौजूद है, एज अ डिप्रेशन मौजूद है, और अगले 24 से 48 घंटे में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये भी राजस्थान के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा। और अब तक जो इसका ट्रैक जो ज़्यादातर यही देखने में आ रहा है कि अगेन वही अपर सिंध या सेंट्रल सिंध रीजन से ये सिंध में एंटर होगा, और फिर इसके ज़ेर असर जो है वो अगेन बलूचिस्तान और सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो दोबारा 3 से 4 दिन जो है वो अगेन हैवी रेंज का जो स्पेल जो है वो मुमकिन है। अच्छा, राजस्थान से पहले सिर्फ गर्मी आती थी, अब सिर्फ बारिशें ही आ रही हैं। जरा मुझे बताइएगा जवाद भाई कि अब अगर कराची की बात करें हम, तो कराची में आपको पता है कि बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का कारोबार है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान को जब हम कहते हैं ना पालने की बात आती है तो वो कराची में जिम्मेदारी आती है। कराची के हालात कैसे रहेंगे यहाँ पर? एक बार फिर क्या कोई मजबूत सिस्टम दाखिल हो रहा है बारिशों का, जिससे आप समझते हैं कि एक बार फिर हालात कुछ ख़राब हो सकते हैं, ख़ासतौर पर सड़कों के? शाजिब भाई देखें, इन दिनों तो काफ़ी हद तक मौसम बेहतर है, ज़्यादातर लाइट शावर्स ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो आने वाले सिस्टम का जिसका हमने जिक्र किया अभी, इसका जो ट्रैक है ये काफ़ी हद तक इस वक्त ट्रिकी चल रहा है, क्योंकि मल्टीपल वेदर सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। ऑलरेडी एक लो प्रेशर जिसकी हमने बात करी वो मौजूद है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये आने वाला सिस्टम आता है तो काफ़ी हद तक इसके अराउंड 60 to 70% चांसेस हैं कि इसके ज़ेर असर जो है वो कराची में भी तकरीबन 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक जो है वो बारिशें एक बार फिर हम होती हुई देखेंगे, जिसमें ज़्यादातर लाइट टू मॉडरेट रहेंगी, लेकिन हैवी रेनफॉल के चांसेस भी जो है वो इसमें काफ़ी हद तक मौजूद हैं कि 1 से 2 शहर में जो है वो दोबारा हैवी स्पॉइल आ सकता है, ज़्यादातर 25 या 26 तारीख के दरमियान।
ठीक हो गया भैया, बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे साथ और मोहब्बत के साथ रखे। लेकिन जो आपने एक और खबर दी है उसके लिए बेहद शुक्रिया और गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे जवाद भाई। और यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं शाहजेब पर, मैं जरा सा हम अपना गम एक सेकंड गलत कर लें, आप अपना महंगे हो गए, इस्तेमाल ना किया करें यार। क्या क्या कहाँ से करूँ नाग साहब, आप ब्रेक लें, वापस आते हैं। सबसे पाकिस्तान में शाहजेब माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं 92 पर सबसे पाकिस्तान में। और वक्फे में जाने से पहले मैं शाहजेब से शिकायत कर रही थी और पूरे वक्फे में यही शिकायत करती रही, महंगाई देखो, बिल देखो, ये देखो। शाहजेब कैसे होगा गुजारा, इतनी महंगाई में कैसे रहेंगे? महंगाई, मईशत, सरमायाकारी से मुतालिक बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं जो आपसे शेयर करनी है। मुल्क में महंगाई बेकाबू हो चुकी है, लेकिन इसकी वजूहात क्या? हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम महंगाई का रोना ना रोएं, हम ये जानने की कोशिश करें कि बुनियादी वजूहात क्या हैं, हमारी इस वक्त जो मईशत है वो कहाँ खड़ी है और हम किस तरीके से इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे मुराद है हमारी हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है। जब हम बुनियादी जरूरियात की बात करते हैं तो इस वक्त जो अशिया जरूरिया है उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यकीनी तौर पर अगर आप मार्केट जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि किस हद तक इजाफा हुआ है। लेकिन इजाफे की वजूहात क्या है? क्योंकि दुकानदार ये कह रहे हैं कि जो बारिशें, हालिया बारिशें और सैलाबी सूरत हाल है, इसकी वजह से फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। फसल को नुकसान पहुंचा है, जो फार्म्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जानवरों की खुराक को नुकसान पहुंचा है, बीमारियां जो हैं इसकी वजह से बहुत हो जाती है। कपास की 10 से 50% फसल जो है वो उसको नुकसान पहुंचा है, आप इमेजिन करें। साथ ही एक और खबर यह है कि कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला, ज़खायर, करेंसी और करंट अकाउंट पर शदीद दबाव आर्जी नौयत का है। इन तमाम मामला को समझना बहुत जरूरी है कि टेक्निकलिटीज क्या है, अगर आम आदमी अगर जानना चाहे। और ये हमें सिर्फ एक शख्स समझा सकता है, वो है हमारे माहिर मुआशियात डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, वैसे तो खैर बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, लेकिन सबसे पहले अगर हम खास तौर पर बात कर लें इस वक्त मुल्क में महंगाई की, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर ये बताया जा रहा है, ये इतलात आ रही हैं कि फसल को 50% तक नुकसान पहुंचा है, तो फिर तो इसके असरात हम आने वाले कुछ माह में देखेंगे कि महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी बारिशें हुई हैं, ये अगर आप ट्रेंड को देखें तो तकरीबन 87% उस ट्रेंड से ज्यादा बारिशें हुई हैं। और इन बारिशों ने, मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि किस तरह से मुतासर किया है कॉटन को, खजूर को, प्याज, चिली और गोभी की जो हमारी ये फसलें, इनको शदीद मुतासर किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि कॉटन का तो आपने बता दिया, ऑनियन या प्याज 55% तक जो प्याज है वो मुतासर हो चुका है। इसका मतलब ये कि प्याज की मार्केट में सप्लाई शदीद कमी होने वाली है। उसके साथ पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं डेट्स के, खजूरों के, और खजूर की फसल हमारी ज़्यादातर होती है सिंध में, और सिंध में भी खैरपुर में एक इलाका है जिसमें बहुत ज़्यादातर हमारी खजूर की प्रोडक्शन होती है। तो वहाँ पर तकरीबन बारिश से आप ये समझ लीजिए कि 70% जो हमारी खजूरें हैं वो मुतासर हुई हैं, और खदशा ये है कि इस साल शदीद कमी होगी खजूर की एक्सपोर्ट में, बल्कि हो सकता है कि एक्सपोर्ट हम ना कर पाएं। अगर आप तमाम डॉक्टर साहब यही कहने वाला था कि ये तो हमारे मुल्क की जरूरियात पूरी होना बड़ा मुश्किल है, एक्सपोर्ट तो हमारी फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खासतौर पर जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली एक सेक्टर रह गया था जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर था समहाउ, क्योंकि ऑयल और एनर्जी की वजह से आम जो दूसरी चीज़ें उनकी प्राइसेस तो बढ़ गई थी। फूड सेक्टर में थोड़ा सा एक बफर था, लेकिन बारिशों की वजह से और कुछ हमारी अपनी नाअहली की वजह से, हुकूमत की और जो लोग मैनेजमेंट कर रहे थे उनकी नाअहली की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया। और मुझे इस तरह से लग रहा है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा हो जाएगा। हमारे यहाँ अब इन्फ्लेशन चल रहा है 30%, और जो मौजूदा फिगर्स हैं, जो मौजूदा डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल है, इसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में प्याज की बिलखुसूस और उसके साथ साथ जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, उनकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी और उनकी प्राइसेस 200, 300, 400% तक इंक्रीज हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि वेजिटेबल या जो आपके होते हैं। जी जी जी
जी जी जी, नहीं प्लीज कंटिन्यू करें। आप जो वेजिटेबल है इसको मैं एक्चुअली आपकी इस बात से ही जोड़ रही थी कि आप बाकायदा आज सुबह में भी मैंने जो है वो 92 पर एक पब्लिक सर्विस मैसेज देखा था कि अपने घर में ग्रीनरी, अपने घर में सब्जी, अपने घर में फ्रूट्स जो आपकी बिल्कुल बेसिक्स हैं जिसको आप बाहर पे मंगवाने के डिपेंडेंट हैं, आई थिंक हमें जरा सा माशी तौर पे भी और सेहत के भी तौर पर अगर हमारी किल्लत होने वाली है तो हम अपने घरों में भी इनको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें ये एक इसका सोल्यूशन हो सकता है कि आजकल वर्टिकल फार्मिंग बहुत इन है। हमें सस्ती वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। हम इवन फ्लैट्स में जिन लोगों के पास बड़े घर नहीं है, वो अपने फ्लैट्स की बैल्कनी में जो थोड़ी बहुत वेजिटेबल है उसको आप ग्रो कर सकते हैं और घर के जो काफ़ी हद तक 20, 30, 40% तक आप अपनी घरेलू नीड्स उसकी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारे नाजरीन को ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुहतात रहने की ज़रूरत होगी और ये देखना होगा, अपनी चीज़ें अकॉर्डिंगली प्लान कर लें कि आपके यहाँ जो सब्जियां हैं, जो आप ये अल्टरनेटिव पहले से ढूंढ लें कि प्याज की जगह पे कौन सी चीज़ आपने खाने में लेनी है या पकानी है। इसी तरह से गोभी की बहुत शदीद शॉर्टेज होने वाली है, इसी तरह आप टोमेटोज की बहुत शॉर्टेज होने वाली है। तो ये तमाम चीज़ों का आप खुद पहले से ज़हन में रखिए कि आइंदा आने वाले दिनों में प्राइसेस तो बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ शायद मार्केट में ये चीज़ें बहुत कम दस्तयाब हों। तो गवर्नमेंट को कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले बिल्कुल मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये जरूर बताइएगा, जिस तरीके से हम देखते हैं कि डॉलर की कदर में जो मुसलसल कमी आ रही है, उसके बावजूद जो महंगाई है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। खैर ये अभी सैलाबी सूरत हाल तो एक अलग फैक्टर है जो अभी शामिल हुआ है, लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो डॉलर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुल्क में महंगाई में फिर भी इजाफा हो रहा है, कीमतों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो रही। तो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, डॉलर में जो एक कमी आई है ये तो अभी पिछले चंद दिनों में आई है एक बार, और अभी तक इसके और ये कोई इतनी सब्सटैंशियल कमी नहीं है कि जो आपकी महंगाई को कंट्रोल कर सके। दूसरी बात ये कि मैं पिछली दफ़ा मैंने अर्ज की थी कि हमारी जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उनकी अभी भी लेवल वो है कि गवर्नमेंट उनका जो लेवरेज है वो आवाम को आगे, या जो आपके जो कारोबारी इदारे हैं उनको नहीं दे सकती, या गवर्नमेंट के पास इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है। तो मौजूदा जो प्राइस में, या आप ये समझ लीजिए कि जो पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू में इजाफा हुआ है, डॉलर की वैल्यू में कमी हुई है, तो इसका बहुत खादर का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक लॉन्ग टर्म में 4, 5, 6 महीने के लिए हमारे रुपए की वैल्यू एक जगह पे स्टेबल नहीं हो जाती। अभी भी बड़ी सूरत गैर यकीन कि 215 पे डॉलर होगा, कोई कह रहे हैं 200 पे होगा, कोई लोग ये कह रहे हैं कि ये 220 पे जाएगा। तो एक जगह पे स्टेबल होगा, फिर हम उसको आगे कैस्केड कर सकते हैं उस कमी को। ठीक हो गया भैया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिराज मुबारक हमारे साथ मौजूद और बता रहे थे कि जिस तरीके से अब किल्लत आने वाली है, प्याज, टमाटर, गोभी या जो और बेसिक्स आपकी सब्जियां हैं जिसके बगैर आपको लगता है कि खाना नहीं बन सकता, उसका ऑल्टरनेटिव, उसका जो मुतबादिल है वो अभी से आप सोच लीजिए कि क्या होगा, क्योंकि इसकी किल्लत लाजिम होने वाली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और आप हमेशा आते हैं और रहनुमाई फरमाते हैं, लेकिन आगाह करके जाते हैं, वार्न करके जाते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए। अब वो ले कोई ना ले, टेक अवे किसी का क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन इस वक्त हमारा एक और बड़ा खूबसूरत सेगमेंट होगा और वो खाने पीने से रिलेटेड तो है, लेकिन भारत का एक शहर है गोवा, जिसके बारे में मैं और आप हम सब पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। बड़ा हरियाली है वहाँ का खाना, मेरे दोस्त रहे हैं वहाँ से भी, दुबई में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं गोवा से। वहाँ के खाने जो होते हैं बड़े मशहूर होते हैं। इस तरीके से वहाँ पर पूरे लीफ के ऊपर सर्व किया जाता है, बॉइल्ड राइस होती है, किस तरीके से वहाँ की फिश होती है, वहाँ का वेदर कैसा है, लोग कितना एंजॉय करते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत वेकेशन के लिए एक बड़ी अमेजिंग डेस्टिनेशन, बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनती जा रही है, मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं। और वहाँ पर खासतौर पर उनका जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि माया जिक्र कर रही है, उनका यूनिक खाना है, ये पाकिस्तान में भी प्रमोट किया जा रहा है खास तौर पर, और बहुत अरसे से किया जा रहा है। और कौन कर रहा है जनाब? ये वो फैमिली है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है वो बन रहे थे, और पाकिस्तान में वो लोग जो गोश्त रखने वाले थे, वो फैमिलीज जो पाकिस्तान के हिस्से में रह गई थी, वो फैमिलीज जो गोवा नहीं गई थी, लेकिन उनके ट्रेडिशंस, उनकी सकाफत, उनकी तमाम वो जो कहते हैं ना परंपरा जो अब तक चली आ रही है, वो उसको जिंदा रखे हुए हैं। यस, गोश्त रखने वाली फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बराह रास्त, क्यों ना इनका जो है वो तारुफ भी कराया। बिल्कुल, हमने दावत दी है और इस वक्त हमारे स्टूडियो मौजूद हैं हमारे साथ जोना मारिया डिसूजा और लूसियाना फर्नांडिस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप लोग, आप गोवा जाते रहते?
नहीं सिर्फ जाते थे। जाते जाते थे। Yes, yeah. आप कभी गए हो? जी जी आप गए हो, सो वाओ, वेलकम टू द शो। Thank you. कैसे ट्रेडिशन जिंदा रखा हुआ है माशाल्लाह से, एंड इट्स सच अ प्लेजेंट फीलिंग टू हैव यू ऑन द शो। Exactly. It's a dream actually that's come true for us. We wanted to make this a reality. तो इस मैं तुमसे चाहता कि पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं। हाँ। इग्वान्स फैमिली का बैकग्राउंड है क्या और इसकी थोड़ी सी एक तारीख क्या है ताकि लोग थोड़ा सा समझ सकें। हाँ, हम एक्चुअली माइग्रेट मतलब मेरे ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर माइग्रेट किए गोवा से, और मम्मी बताएंगी क्योंकि उनको बताए ना जी मम्मी। जी प्लीज आप बताइए। प्लीज बताए, वो आप better क्यूट बता सी है, सकती प्लीज हैं। बताए ना। वो एक्चुअली मम्मी आई थी काम के सिलसिले में, अच्छा। बिकॉज कराची वॉज कंसिडर्ड वो बहुत रिच जैसे जगह ना, जी। अमीरों की जगह, तो वो काम करने आई थी। कोई पारसी फैमिली, उनकी सिस्टर भी वहीं काम करती थी, तो वो आई थी। और फिर मेरे डैडी के साथ जैसे उन दिनों में प्रपोजल होता है ना, Right. so they got married and all, and my mother never वो वापस नहीं गई। She never left. She settled down here, and I Aw. keep telling my mother, I mean she's passed away now. Oh, I'm I so tell her sorry. that I'm so happy that you brought us to Pakistan, because Goa must be very beautiful, but I love Pakistan. Allah, oh my God. लेकिन आप जाती रही हैं गोवा, आपका Yes, sir. चक्कर लगता रहा है। On and off, जैसे पहली मरतबा जब मैं 11 years की थी, फिर 18 when I was 18, and then with my husband I had gone, and yeah. बहुत क्यूट है, मैं आपको तो देख रही हूँ। क्या याद आता है गोवा का आपको सबसे ज्यादा वैसे? उसकी ग्रीनरी एंड यू नो दैट लाइफस्टाइल उनका है बहुत लेड बैक, बहुत एक वर्ड है कोंकणी में सुसेगाद, दैट मीन्स आराम से रिलैक्स, आरामदेह, हाँ, पुरसुकून। कोई क्या ऐसे वर्ड है मैम? सुसेगाद, गाद। सुसेगाद, सुसेगार। हाँ। सुसेगार। आराम से। कोंकणी का word है। या कोंकणी वेरी वर्ड है। नाइस, सुसेगार, ये मैं याद रखूंगी। डन। तो आप शर्मा रही हैं हमसे बात करने में, आप बिल्कुल बात नहीं करती ज्यादा आपकी? नहीं, बात करती हैं। बहुत ज्यादा बात करती हूँ। बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत टाइम लगेगा हमें जरा हाँ, मेरी रिलैक्स बेटियाँ ये बोलती पहली हैं, मर्तबा "Please हम आए keep हैं। quiet." शो पे। प्लीज आप लोग, आई रियली होप कि हम दोनों आपको कंफर्टेबल फील करा जी, रहे हो। जी, definitely। इससे शायद ने कहा कि क्या कहानी है, किस तरह है। अब खाने के बारे में, क्योंकि गोवा का खाना जो है वो दुबई एरिया में तो मिलता है, और यहाँ पर हम कभी हमें एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये कैसे हुआ, मतलब कैसे और हम idea? एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जरा हमें बताएं कि क्या खास है इस एक और खाने में? बेटी है, वो शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा। तो उसके फ्रेंड्स, मुस्लिम फ्रेंड्स ने कहा कि आपके गोवा के बहुत सारे लोग थे, अब तो काफ़ी माइग्रेट भी कर गए हैं ना, एंड आप लोग ने कभी कुछ आउटलेट या रेस्टोरेंट खोला नहीं। सो मैंने मेरी बेटियों से कहा कि चलो हम लोग खोल लेते हैं, किसी और ने नहीं खोला तो हम खोल लेते हैं। एंड द प्लेस में वी स्टे इन सदर नियर जाहिद नियारी, अच्छा। वो वहाँ के ओनर, जाहिद नारी कौन से वाला एरिया? ये सदर का, सदर वाली साइड में। अच्छा, Yes, मेन, yeah. अच्छा जाहिद नारी, yes, ठीक है। yeah. There's a Blue Haven building, ठीक तो है। उसमें हमारी शॉप है। Very nice. एंड द ओनर, मैंने उसको इतना उसके पीछे पड़ गई, असलम साहब दे ना, तो बाले जान अब आप क्यों नहीं दे रहे हमें शॉप, हमें शॉप की ज़रूरत है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इस लेडी को आपने दिया है, वो तो आपको रेंट भी नहीं दे रही है। तो वी गॉट द शॉप, एंड ही टेल्स पीपल दैट इसने मेरी जान अजाब में डाल दी। आई हैव दिस थिंग दैट व्हेन आई वांट समथिंग ना, मैं पीछे पड़ जाती ये हूँ। वेरी नाइस, ऑसम। अच्छा, खास तौर पर अगर हम वहाँ के लाइफस्टाइल की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, ट्रेडिशंस हैं, खाना है, उसको जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि डाइवर्सिटी हम देखते रहें इस तरीके से। आप खास तौर पर क्या अपनी कंट्रीब्यूशंस कर रही हैं? जी, हम एक्चुअली मेले पे भी मतलब स्टॉल लगाते हैं, और ये जो भी ऑर्डर्स हैं डिलीवरी के लिए भी हम वो जो कॉल सेंड करते हैं अपने अपना जो डिशेस है, काफ़ी डिशेस हैं, अब तो हम बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ी सी बताएं ना किस किस्म की हैं, क्या हैं डिशेस, हाँ, हम जानना चाह रहे हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही मुझे तो है। पता है मुझे, लेकिन लोगों को बहुत सारी चीजों को नहीं पता होता। बताओ क्या डिफरेंस जी, है? ज्यादातर तो सी फूड के आइटम है। कराची अच्छा। में तो सी फूड की चीजें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन हमारे पास काफी सारे मतलब
तादाद में डिशेस हैं और अलग अलग फ्लेवर, हर डिश का एक अपना मजा है। The coconut, the oil, the coconut milk. एग्जैक्टली और ये राइस के डिशेस भी हैं बहुत सारे, मतलब और स्वीट डिशेस भी बहुत हैं और लोग बड़े मजे से खाते हैं। क्या बात है मिठी की माँ, जबरदस्त। So वही वाला सिनेरियो को ट्रेडिशनल पत्ते वत्ते के ऊपर नहीं, वो नहीं कर रहे ना, अभी नहीं कर, अभी बट प्लान है, हाँ प्लान है। तो सर्विंग कैसी होती है? माशाल्लाह हमारा फूडी है भाई, मतलब हम लगते नहीं है लेकिन हम दोनों बहुत खाते हैं, हम कुछ करते हैं, सब कुछ ट्राई करें। लेकिन ये माशाल्लाह पूरी टीम फूडी है। तो क्या टाइमिंग्स हैं, क्या सर्विंग्स हैं, मेन्यू पे क्या क्या है, शेयर करें हम। मेन्यू पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड हमें you'll be surprised, हमारे ज़्यादातर जो है ना कस्टमर दे आर मुस्लिम्स, बिकॉज द क्रिश्चियन दे नो वो खुद ही आता है बनाना, कह रहे हम जाके सर्च करें, खुद ही बना। बीफ के डिशेज हैं, चिकन के, सी फूड में शेल, चिकन भी है, जी जी, शेल फूड, शेल फिश और फिश और प्रॉन्स, हर चीज मतलब। अच्छा, अभी आप लोग का ये जो खासतौर पे ये फूड शॉप है, ये टेक अवे और डिलीवरी है या डाइनिंग भी है अभी वहाँ पे? नहीं, अभी फिलहाल डाइनिंग नहीं है फिलहाल, लेकिन लोग आप लोग से डिलीवर करा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा आप नाम उसका और सब कुछ बताएं ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। जी, आमचे गोवा हमारा, आमचे गोवा, जी आमचे गोवा, हम गोवा, आमचे गोवा। और हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, आमचे गोवा .is love at Facebook. Could you spell it for us, please? AMCHEM Goa GOA.ISLOVE. Right. That's it. Right. At Facebook and at Instagram. सेम है जी। आमचे गोवा। अच्छा, अब अभी एक सवाल आया है कि अच्छा कि कड़ी के हवाले से, कड़ी और करी के हवाले से क्या फर्क है? अभी ये सवाल है, उनको मुंह में पानी आ रहा है सबके ना, मतलब यहाँ ना बह जाए पानी सबका आते आते। तो कड़ी और करी के बारे में फर्क बताएं। कड़ी तो बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो तो बेसन का एक डिश है, ग्रेवी किस्म का, और पकौड़ों से बनता है। लेकिन हमारे मुख्तलिफ किस्म के सालन है, ये सालन है किस्म का। सालन है, करी तो बेसिकली वो जो शोरबा ना, वो कड़ी जो है वो बेसिकली आपका आइटम है। हाँ, कोकोनट बेस का ज्यादातर होता है गोवन डिशेस का, एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का, दो अलग बात है। अच्छा, ये बताएं, आप हमें ये बताएं कि ये तो हो गए गोवा के खाने, अब जब जरा कराची खानों की बात करते हैं कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, आपको कराची के खाने कैसे लगे? आपको क्या चीज सब जरा पसंद आई यहाँ आने के बाद? सब कुछ खाते हैं। नहीं, लेकिन पसंद क्या आया? लगता तो नहीं है आपके सेहत से सब कुछ खाती थी तो है आप नाजुक सी, और अब क्या खाती होंगी आप? थोड़ा सा ही खाती होंगी? हाँ, थोड़ा सारा खा लेते हैं। खा लेते हैं। अच्छा, अचार वगैरह भी है आपके पास? उधर फिर मजीद दरिया आ रहा है वहाँ से, मुंह से निकलता हुआ। बताए ना अचारों के बारे में बताएं। अचार मैंगो का है, कैरेट, गार्लिक, और ये सारे हमारे स्टाइल में है। इस वक्त पाकिस्तानी झींगों का भी अचार है, झींगों का भी अचार, फिश का भी। ये तो आप कह लें कि टॉप सेलिंग आइटम है हमारा, झींगों का। अच्छा, कुछ प्राइसेस रेंज वगैरह है तो मैं पता चला कि अभी ये ना हो कि मैं घर पहुंचू सब लोग कहें अचार चाहिए, तो मैं पहुंचे, ठीक है, देखती पहले जेब है कि नहीं मेरी, मंगा सकती हूँ। 500 के अंदर आप, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। 200 कितने दिन हो गए स्टार्ट किए हुए? ये 2020 अक्टूबर में स्टार्ट किया था। 2020 2 साल हो गए तकरीबन। कैसा रिस्पॉन्स है इस वक्त? क्या आप समझती हैं किस तरीके से ग्रोथ मिल सकती है आमचे गोवा को? आप हमें बताएं प्लीज। जी, डेफिनेटली ग्रोथ तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि लोग इंटरेस्टेड है हमारे खानों में, और डाइन इन जब खुलेगा तब तो लोग, मेरा जो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। क्या प्लान्स बनाए आगे? बहुत पागल जाएंगे लोग, हम कराएंगे ना लोग। इसको ब्रांचेस को भी एक्सपैंड करना है, क्या करना है, क्या करना चाहिए? अभी हमें रेस्टोरेंट चाहिए। अच्छा, रेस्टोरेंट, एंड व्हेन वी गेट अच्छी जगह मिल जाए ना, तो बस जिसकी होगी जगह उसको देनी पड़ेगी। अब तो आपको पसंद आ जाए फिर जगह आपकी, आप तो पीछे पड़ जाती हैं, आप तो छोड़ क्या कर सकते हैं, तो जगह में चक्की क्यों है। ये कितना अच्छा लगेगा ना कि रेस्टोरेंट ऐसा ही बन जाए और वहाँ का एम्बियंस भी गोवा जैसा हो, वही लाइफस्टाइल हो, वही सब कुछ हो, तो बड़ा अच्छा लगेगा वहाँ डाइन इन करने का। तो ये प्लान्स हैं आपके मुस्तकबिल में? जी, पाइपलाइन प्लान है हमारा। और वैसे आप क्या करती हैं इसके अलावा? मैं एयरपोर्ट पे काम करती हूँ अभी। वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। यानी कि मैं आप लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगा, सच अ पॉजिटिव एनर्जी आप दोनों की है, और विश आमचे गोवा ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम अस, है ना? थैंक यू। बिल्कुल, हम जाके ट्राई करें। मेरे लास्ट बार सर, अभी उस पे अपना मोस्ट वेलकम सर, अभी इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। दोनों God गेस्ट bless हमारे you. मौजूद God थे, bless इनसे बड़ी सी गुफ्तगू हुई। हमारे साथ मौजूद थी लुशियाना फर्नांडिस और उनकी बेटी डोना मारिया डिसोजा, उनसे गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन हम थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक बहुत जरूरी है, ब्रेक का वापस आएंगे और बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं जो आपसे करनी है। अचार से मुंह में पानी आ गया, आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार। बहुत सारी खबरें अभी भी बाकी हैं, आप क्या समझ रहे हैं? हम इग्नोर कर गए हम क्रिकेट के बारे में, जो अभी एक नई अपडेट आई है कि जनाब 3-0 से जो है पाकिस्तान ने जनाब ये सीरीज जो है वो जीत ली है। मुबारक हो शाहजेब साहब। मतलब इससे इतनी आपने ये हल्की होकर खबर दी है, वाह, आपको वाह। तो यहाँ पे जश्न मनाना चाहिए कि पाकिस्तान ने 3-0 से हराया है नीदरलैंड को। लेकिन कोई इतनी खुशी की बात भी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को तीसरे वनडे में भी शिकस्त दे दी है, यानी कि तीनों मैच जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया है। बाबर आजम ने 91 रन बनाए, जबकि नसीम शाह ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजकर जीतकर राह हमवार की। लेकिन ये तो बाबर आजम और नसीम शाह की बात हो गई। बातें और भी बहुत सारी हैं जो कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में हैं, और ये हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स सलाहकार बताओ। मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बखैर आपको भी और शाहजेब को भी। मिर्जा साहब मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, क्योंकि बाबर आजम और नसीम शाह के अलावा मैं जिक्र करना चाह रहा हूं बहुत सारे खिलाड़ियों का। तो जरा मुझे ये बताएं कि जो बाकी हमारे खिलाड़ी हैं जो कोई 26 पे, कोई 2 पे, कोई 24 पे, कोई 2 पे आउट हुआ है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए शाहजेब और माया, मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो बड़ी कमज़ोर है, जिसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर में 11 खिलाड़ियों को आजमाया है सिर्फ 3 साल के अरसे में, और कोई भी सेट नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा 9 वनडे उन 11 खिलाड़ियों में इफ्तिखार अहमद खेले, जो अब T20 टीम का हिस्सा है। तो कॉम्बिनेशन मिडिल ऑर्डर बन नहीं पा रहा। आप बेंच को मौका नहीं दे रहे। बेंच को कल मौका दिया, कल 4 खिलाड़ियों को इन्होंने आजमाया, लेकिन आप एक एक मैच खिलाकर फिर बाहर कर देंगे तो क्या फ़ायदा? जब तक आप रेगुलर मौके नहीं देंगे अपनी सलाहियतों के इजहार के। दुनिया के दीगर ममालिक की मिसाल ले लें कि भारत अपनी रोटेशन की बेसिस पर टीम बनाए हुए कि कहीं उसकी कोई टीम की कप्तानी कोई और कर रहा है, वो सारे लड़कों को चांस दे रहा है। हम अपने लड़कों को चांस देते हुए डरते हैं, शिकस्त का खौफ है या फिर कोई और वजह है, और हमारे यहाँ सारा कुछ फोकस, सारा कुछ इन्हिसार जो है वो बाबर आजम पर है, शाहीन शाह अफरीदी पर। मिर्जा इकबाल बेग साहब, एक बात तो है कि आपकी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है आज, सबसे पहले। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि अगर हम टोटल नहीं एक क्वेश्चन ये कि टोटल 206 रन में से बाबर आजम के 91 रन निकाल दें तो पीछे 115 रन बचते हैं, तो हमारे तमाम खिलाड़ी वनडे मैच में 115 रन बना सकें। जी, एक तो आपका शुक्रिया शर्ट का। पहले भी माया ने, जब मैंने एक प्रोग्राम में ग्रीन शर्ट पहनी थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने बड़ा जिक्र किया था। लेकिन मसला ये है शाहजेब कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर में, वही कह रहा हूँ कि हम बाबर आजम पर इतना ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो फेल हो गया। तीनों मैचों में उसने निस्फ सेंचुरियां बनाई है यहाँ बाबर आजम ने, और एक ऐसी टीम नेदरलैंड की कि जो कमजोर टीम है, जिसके 7 खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड में है, जो कि वहां पर हंड्रेड्स और रॉयल लंदन कप खेल रहे हैं, उस टीम के खिलाफ भी हम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए। आप देखें, पहला वनडे हम सिर्फ 16 रन से जीते, कल का वनडे हम सिर्फ 9 रन से जीते, जबकि दूसरे वनडे में हमने थंपिंग विक्ट्री ली। लेकिन मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि हम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाते हैं और फिर भी हम जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन बेग साहब देखें ना, इस तरीके से कल काफी जो है वो चेंजेस नजर आए, काफी जो है उन लोगों ने जो है वो खिलाड़ियों को आगे पीछे शफलिंग की, नई कॉम्पोजिशंस की। क्या लगता है इस तरह के बीच में आकर, जब आप भाई कॉम्पोजिशन पहले से सोच समझ के बनाए, बीच में आके कॉम्पोजिशन चेंज करना, ये क्या सिनेरियो हुआ? देखिए माया, सोशल मीडिया पर और अखबारात में, टेलीविजन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि आप खिलाड़ियों को क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह लेकर जाते हैं, उन्हें घुमा फिरा कर ले आते हैं। तो उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, चूंकि सीरीज पाकिस्तान जीत गया था,
तो उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि 4 खिलाड़ियों को आजमा लिया। अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने ओडीआई का डेब्यू करा दिया। मेरे ख्याल में इनको पहले से, आपकी बात बिल्कुल, जब आप ये जिक्र कर सकती हैं जो कि टेलीविजन होस्ट है, तो जो क्रिकेट खेले हैं, क्रिकेट को समझते हैं, क्या उनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती? ये उनके दिमाग में अच्छा। और मिर्जा इकबाल बेग साहब, खैर ये बड़ी अच्छी बात है और कंग्रेचुलेशंस टू आवर टीम कि हमने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन ये क्लीन स्वीप जो है ना, ये इतना क्लीन है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमने इतने कम मार्जिन से मैचेस जीते हैं, ये बहुत सारे सवालात उठा रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे फिर हम बात करते हैं एशिया कप की, और जब एशिया कप आने वाला है तो हमारी तैयारियां आपको कहां नजर आ रही हैं? शाहिनशाह अफरीदी ऑलरेडी अब इंजर्ड हो चुके हैं, अगर वो भी नहीं खेलते तो फिर हम क्या करेंगे वर्ल्ड कप, एशिया कप में? देखें शाहजेब, वो कहते हैं ना कि जीत के बहुत सारे बाप होते हैं और जीत का हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, और जो शिकस्त होती है वो यतीम होती है। तो जीत जो है, जीत की खुशी में सरशार होकर हम अपनी गलतियों को फरामोश ना करें। ये ना हो कि हम खुशियों के शादियाने बजाना शुरू कर दें कि जी नेदरलैंड की टीम को 3-0 हरा दिया। लेकिन जो आपने बात की एशिया कप T20 की, तो एशिया कप T20 में शाहजेब और माया, वो शाहिनशाह अफरीदी जो है वो अनफिट हो गए। वो इंग्लैंड के खिलाफ भी 7 T20 जो मैचेस पाकिस्तान में सितंबर में, वो भी नहीं खेलेंगे। तो अगर वो ये 2 चीजें स्किप करेंगे तो क्या वो T20 वर्ल्ड कप के लिए जो अक्टूबर में हो रहा है वो मुकम्मल तौर से ट्यून अप हो जाएंगे? ये भी क्वेश्चन है। और उसके अलावा हम बहुत कुछ इन्हिसार शाहिनशाह अफरीदी पे। जी बेग साहब, मुझे बताइए ना कि क्योंकि अगर आप शाहिनशाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, अगर भारत के खिलाफ अभी हमारे लिए यही, अभी लास्ट भी हमने ये बात की कि हमारे लिए ये एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ऑब्वियसली नीदरलैंड्स के हवाले से जब खेल मैचेस शुरू हो रहे थे तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम बहुत ज्यादा कोई चैलेंज होगा, तो ये आप लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। ये ना हो जाए कि 3-0 से हमने कर दिया तो हम जो है ना फिर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। भारत के खिलाफ शाहिनशाह अफरीदी की एब्सेंस में खेलना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा? माया, बहुत मुश्किल होगा। देखिए शाहिनशाह अफरीदी ने पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था लास्ट ईयर अक्टूबर में, जिस तरीके से इब्तदाई ओवर्स में भारत की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था, उनके मेन प्लेयर्स को आउट कर दिया था, उसको देखते हुए अब उन पर कोई नफसियाती दबाव नहीं है भारतीय टीम पर। अब तो वो बड़े रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी उनके लिए एक डेंजर मैन था। अब पाकिस्तान किससे नई गेंद कराता है, और आप देखें कि भारत जख्मी शेर की तरह आएगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने बासानी 10 विकेटों से हराया था। तो डेफिनेटली वो अपनी खामियों पर, और इस मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि इस एशिया कप T20 में 2 मैचेस तो कंफर्म है पाकिस्तान और भारत के, 28 अगस्त और 4 सितंबर को, और अगर फाइनल में दोनों जाते हैं तो 11 सितंबर को एक और मैच है। लेकिन सवाल आखिर बस ये बता दें कि अगर हम लेफ्ट आर्म फास्ट की बात करते हैं बॉलर्स में, शाहिनशाह अफरीदी स्किप हो जाते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है सर? देखिए मेरे ख्याल में अब ये दोबारा घूम फिर के हसन अली की तरफ जाएंगे, जो जाना नहीं चाहिए। और इसके अलावा इनके पास जो है वो, इन्होंने कितने फास्ट बॉलर्स आप बताएं ना बनाए, और उनमें से कितनों को मौके दिए हैं। शाहनवाज धानी तो टीम में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये हसन अली को ले जाएं। लेकिन इसके अलावा मोहम्मद हसनैन भी है, उसके बॉलिंग एक्शन के बाद वापस आया है। आमिर को ये रखेंगे नहीं क्योंकि वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए शाहजेब, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। बस हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मुश्किल सूरत हाल इतनी मुश्किल ना रहे, कुछ आसानियां पैदा हो जाएं और हम कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं आगे। खैर हमारी उम्मीद भी है और हमारी दुआएं भी हैं। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में। क्रिकेट पर बात हो चुकी है, लेकिन पॉलिटिकल बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ हमने देखा है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज चल रहे हैं। माया, और साथ में ये भी देखा कि इमरान खान साहब के घर पे, यानी उनकी रिहाइश गाह के इर्द गिर्द भी, उसके अतराफ में जो कारकुनान है वो इकट्ठे हुए। हमने ये आगाज में जिक्र भी किया प्रोग्राम में। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो रात की सिचुएशन है और अब तक क्या हालात हैं और आगे क्या हो सकता है, पीटीआई की रहनुमाई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नज़र भी आ रहे हैं इस वक्त, बता भी रहे हैं, अपने ट्वीट्स के हवाले से भी वो अपडेट कर रहे हैं कि जी खान साहब हैं अपने बनी गाला वाले घर पे कि नहीं है। उन्हीं के जो है वो पार्टी से रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है आलिया हमजा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, गुड मॉर्निंग जी, और कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी। क्या ये सिचुएशन जो चल रही है, आप ये बताइए कि क्या हैं, क्या बाकी खान साहब के को गिरफ्तार किया जा सकता है? आइदर ही इज इन हिज बनी गाला वाला हाउस। सबसे पहले तो बताएं कि इस वक्त खान साहब हैं कहां पे, जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं आलिया साहब। एग्जैक्टली वेयर ही इज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खान साहब जी बिल्कुल एक नडर और दलेर लीडर की तरह अपने घर पर मौजूद हैं। गिरफ्तारी की खबरें हमें मिलना शुरू हो गई थी। FIR जब दर्ज हुई थी तो आपने उसके बाद ये देखा है कि पूरे पाकिस्तान से बूढ़े, बच्चे, खवातीन, बूढ़ और हमारे जवान जो हैं वो खान साहब की हिफाजत के लिए बनी गाला के बाहर और अपनी इजहार यकजहती के लिए अपने लीडर के साथ और उस पर पहरा देने के लिए पूरी रात भर वहां पर मौजूद रहे हैं। हम भी पहले लिबर्टी से होते हुए रात से मैं पहुंची हूँ, सुबह अलिस सुबह में पहुंची हूँ, सीधी बनी गाला पहुंची हूँ और अभी भी आप लोगों से वहीं से बात कर रहे हैं। गाड़ी में आकर बैठी हूँ ताकि आप लोगों से बात हो सके। कारकुनान का जज्बा काबिले दीद है, ना वो थके हुए हैं ना कोई थकावट के आसार हैं। वो अपने लीडर के लिए डट के खड़े हैं। देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कोई लीडर हो, क्योंकि हमने तो एक ही तमाशा देखा था कि जब नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने यहाँ पर लैंड किया था तो उनके सगे भाई माल रोड पर गोल गोल घूमते रहे थे और वो जो कुछ किलोमीटर पर एयरपोर्ट था वहां तक नहीं पहुंच सके थे। यहाँ पर सिर्फ एक खबर चली है टीवी के ऊपर कि FIR दर्ज हुई है खान साहब के अगेंस्ट और आपने देखा है कि पूरे मुल्क में जो पूरी पाकिस्तानी कौम है वो अपने लीडर के लिए निकल पड़ी है और सब लोग हमारे फैसलाबाद से काफले, हमारे बाकी शहरों से काफले जो हैं वो बनी गाला के लिए रवाना हो गए। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे मकबूल लीडर के ऊपर ये फाशिस्ट हुकूमत हाथ डालने की कोशिश करी है जिसके पीछे। अच्छा आलिया साहिबा, अबूरी जमानत के लिए दरखास्त भी दायर की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, लेकिन इसके साथ मुझे ये जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से ये जिक्र किया जा रहा है गिरफ्तारी का, इसके बाद अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या लाएअमल होगा पार्टी का? क्योंकि मुराद सईद साहब कह रहे हैं कि रेड लाइन अगर क्रॉस की गई तो उसके बाद जो है ना वो मामला बहुत खराब हो सकते हैं। ये रेड लाइन से क्या मुराद है उनकी, और ये रेड लाइन क्रॉस कर दी जाती है तो फिर क्या होने जा रहा है पार्टी की जानिब से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब सिर्फ मुराद सईद की क्या, पूरे पाकिस्तान की क्या, हम सब की रेड लाइन, और हम सब इतना समझते हैं कि खान साहब तक पहुंचने के लिए इनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। पहले तो ये जान ले कि खान साहब की तरफ की गिरफ्तारी के बारे में ये सोचें भी ना, क्योंकि इन्होंने एक ट्रेलर रात को देख लिया है। खुदा न खास्ता उसके बाद अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो वैसे ही ये तो 24 किलोमीटर पर रह गए हैं ना, और 24 किलोमीटर पर भी ये चूहे जो हैं वो आपने देखा है किस तरह से छुपते फिर रहे हैं। लेकिन हम तो इनके इलाके में, जिसको ये कहते हैं जहां पर इनका कानून चलता है, इनका आइन चलता है, हम वहां खड़े होकर इनको ये कह रहे हैं कि करके देखो। नहीं तो आपसे, आपकी बात से ये मुराद है आलिया साहिबा कि 24 किलोमीटर दूर हम एक बार फिर 2014 वाले मनाजिर देखेंगे? देखिए हम तो 25 मई को भी सारा तमाशा देख चुके हैं, 2014 की भी शेलिंग खा चुके हैं। अब वो ये जिसको मम्मी डैडी क्राउड कहते थे ना, अब वो मम्मी डैडी क्राउड ने इनको ये बता दिया कि हम अपने लीडर का पहरा भी दे सकते हैं, हम अपने लीडर के लिए निकल भी सकते हैं और हम अपने लीडर के लिए मुल्क बंद भी कर सकते हैं। अच्छा आलिया जी, तो एक सवाल जहन में आ रहा है। इस तरह आप कह रहे हैं खुदा ना खास्ता अगर गिरफ्तारी हो जाती है फिर पार्टी का कोई जो है लाइन्स हैं, आउटलाइंस हैं, क्या उनका लाएअमल होगा अगर इस तरह की खुदा ना खास्ता सिचुएशन आ जाती है? सो उस सूरत में क्या आप लोगों का प्लान होगा? माया, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, हमने हमेशा जो हमारा लीडर है ना, हमारे लीडर ने हमें एक ही तरबियत दी है और पिछले अरसे में सबने ये देखा, चाहे 25 मार्च को उसका एक कदम पीछे हटना हो, जिसको इन्होंने हमारी बुज़दिली समझा, लेकिन उसने इदारों को और अवाम को सामने आने से रोका। चाहे 2 दिन पहले की खान साहब की तकरीर हो जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है, अवाम मेरे साथ खड़ी है, लेकिन मैं मुल्क के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि यहाँ पर इंतशार फैले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई इंतशार की सियासत नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम अवाम में जाएं, इंतखाबात हो, इलेक्शन हो, लेकिन ये हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज ये है कि इंतशार फैलाने की कोशिश, फितना अंगेजी की कोशिश जो ये हुकूमत कर रही है, उल्टी सीधी FIR दर्ज कराकर। जी, लेकिन मैं ये सोचूं कि सवाल यही था फ़कत आलिया जी कि खुदा ना खास्ता सिचुएशन आ जाती है तब क्या करेंगे?
मैं क्या वही कुछ आपको प्लान है? बताने जी। लगी हूँ। देखिए, मैं वही आपको बता रही थी कि तो हम क्या पीटीआई के लीडरान क्या पूरी पाकिस्तानी कौम ये कह रही है कि फिर ठीक है, फिर 70 FIR काटें, सबको दहशतगर्द डिक्लेयर करें, सबको गद्दार डिक्लेयर करें, क्योंकि आप हमारी राय तो बदल नहीं सकते। हम आपके जुल्म से डरने वाले भी नहीं है, हम आपसे वैसे भी खौफजदा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो आप सब लोग जो है कहेंगे कि हमें गिरफ्तार करें। गिरफ्तारियां देंगे जी, हम सब गिरफ्तारियां देंगे। अच्छा आलिया साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आलिया साहब तो मुझे एक बात बताइएगा, इससे कबल हमने देखा कि खासतौर पर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, उन्होंने ये ऑफर भी कराई थी कौमी डायलॉग की, और इस वक्त जो हम खासतौर पर डेली बेसिस पे जो माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद होते हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, मुल्क में किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, मईशत में कोई स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, ये मुल्क संभल नहीं सकता। इस वक्त अगर आप समझती हैं कि इंतशार की सियासत का आप जिक्र कर रही हैं, अगर किसी तरह से भी हालात खराब होते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि अब लड़ाई का बाकायदा आगाज हो गया है, अगर ये लड़ाई इस तरह बढ़ गई, कारकुनान सड़कों पर निकले रहे, तो अगर हम एक बड़े स्केल पर सोचें तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। आलिया साहिबा, शाजिद, मैं यही तो बताना चाहती हूँ कि हम तो आखिरी हद तक गए हैं इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, लेकिन इंतशार कहाँ से शुरू हो रहे, फितना कहाँ से शुरू हो रहे। पहले डॉक्टर शहबाज गिल को जिस तरह से आपने देखा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके बाद जिस तरह से ये आपने उज़्मा बुखारी की स्टेटमेंट भी सुनी है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इमरान खान का नाम उससे निकलवाने हैं उसके मुंह से, और उसके बाद आप जिस तरह की नहीं, लेकिन आलिया साहिबा आप लोग किस हद तक गए हैं, आप लोग किस हद तक गए हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कबल अज़ वक्त इलेक्शंस की, और दूसरी जाने जो हम हुकूमत की बात करते हैं तो वो तो कौमी डायलॉग का भी आप लोग को ऑफर करा चुके हैं, जो कि आप लोगों ने रद्द कर दी थी। देखिए, मैं सिर्फ एक बात ये समझती हूँ कि ये हुकूमत अवाम में जाने से क्यों डरती है। वही हुकूमत स्ट्रॉन्ग होती है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है। वक्त पर इलेक्शन हो गई, ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए, आप जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आती है। जो मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले, जो मईशत को सारे बिगाड़ तक पहुंचाने वाले, यानी जो 35-40 मुल्क पर हुकूमत करके मईशत को ठीक नहीं कर सकते, 3.5 साल में हम मईशत ठीक करें, अब ये हमसे कह रहे हैं कि हम आकर इनसे डायलॉग करें। पहले ये अपने भाई से करप्शन के पैसे वसूल करें, पहले ये अपने इत्तेहादियों से करप्शन के पैसे वसूल करें। पाकिस्तान के कर्जे तो वैसे ही उतर जाएंगे, उसमें तो इन्हें किसी मिसाक की भी जरूरत नहीं है। इनके अपने इत्तेहादियों ने 1100 की तो इन्होंने NRO लिया हुआ है। ये जिस तरह की बातें करें, इंतशार ये खुद फैला रहे हैं, और उसके बाद मैं बार बार आपको बता रही हूँ ये FIR बहाना है, ये सारी ये जो तशद्दुद है ये बहाना है। निशाना सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि उस एक लीडर का ये 14 पार्टियां मुकाबला नहीं कर सकी। कल कराची का इलेक्शन हो, 17 जुलाई का पंजाब का इलेक्शन हो, 25 मई का अवाम का धरना हो, या हॉकी स्टेडियम का अवाम का जमे गफीर हो, या कल रात को अवाम का अपने लीडर के लिए पहरा देना हो, सबने देखा है अवामी लीडर एक ही है जिसके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। अब ये जोर जबरदस्ती से जो मुसल्लत हुए तो अब क्या कर सकते हैं हम इनसे कहते हैं सिर्फ एक मुतालबा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जल्द अज जल्द कराएं, लेकिन ये इक़्तिदार से चिमड़े हुए और मुल्क को ये इस तरह के अंधेरों और बदहाली में धकेल रहे हैं, और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को जिस तरह से ये बंद करने की कोशिश करें, आजादी सहाफत के ऊपर। आलिया जी, मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, वो यहाँ पर वो ये है कि अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो क्या इसी तरीके से एहतजाज जारी रहेगा, इस तरीके से डाइसीनेस रहेगी इन पाकिस्तान? बिकॉज आई एम एक आम शहरी हूँ, तकलीफ में हूँ देखकर हालात और सारी वाक़यात और तमाम जो है सियासी माहौल वो देखकर कि यार किस तरह अमन हो सकता है, किस तरह सुकून हो सकता है, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या ऐसे ही बेसुकूनी रहेगी? आलिया जी, माया, हम भी पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ओहदेदारान या MNAs हैं। हमारी पहली जो मोहब्बत है वो अपने मुल्क के साथ है, और सबसे बड़े उस मुल्क की मोहब्बत का जो निशान है वो चेयरमैन इमरान खान साहब है, वो वफाक की अलामत है। बात सादा सी है, हम तो पुरअमन एहतजाज करें, हम कौन सा लाठियां लेकर आते हैं? हमें तो ये खुद मम्मी डैडी क्राउड कहते थे, आज वो मम्मी डैडी बर्गर क्राउड वो दहशतगर्द बन गए। उन्होंने फॉस्फोरस बम पे उनके मुकदमे। अच्छा, इमरान खान साहब की क्या हिदायतें हैं पार्टी रहनुमाओं को, बस आखिर में ये बता दीजिएगा। देखिए, इमरान खान साहब बहुत पुरसकून बैठे हैं, बनी गाला में आराम सुकून से बैठे हैं। वो अवाम को सिर्फ इतना कहते हैं पुरअमन रहें, पुरअमन
एहतजाज हमारा हक है, और ये किसी जमहूरियत में नहीं होता कि पुरअमन एहतजाज को आप तशद्दुद से, दहशतगर्दी के पर्चों से, FIR से, आप राय को तशद्दुद से नहीं बदल सकते। इसका मतलब है कि आप पहले ही हार चुके हैं, आप खौफजदा हैं हमसे, आप 10 माह की बच्ची से भी खौफजदा हैं, आप ड्राइवर की बीवी से भी खौफजदा हैं, आप हम खवातीन से भी खौफजदा हैं जो 25 मई को आपके आगे आकर खड़ी हुई थी। आप तो खौफजदा हैं, आप सिर्फ एक इक़्तिदार से चिमड़े खेलने के लिए और उस इक़्तिदार के हसूल के लिए आप इस मुल्क का जो हाल करें। हम बार बार इनको ये कह रहे हैं, आप इमरान खान पे जुल्म नहीं कर रहे, आप 22 करोड़ अवाम के गले को दबा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वी कांट ब्रीथ। थैंक यू सो मच। आलिया हमजा जी हमारे साथ मौजूद थी इस वक्त, रहनुमा PTI, और बता रही थी कि अगर इस वक्त जो है ये हालात हुए कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई उनकी रहनुमा की, तो पूरे जो है वो लीडरान, पूरी जो उनकी कायदों की उनकी लाइन है वो सब गिरफ्तारियाँ आपको देगी, सारे कारकुनान गिरफ्तारी देंगे और पुरसुकून रहने की हिदायत की है जी चेयरमैन PTI ने। सफ़े के बाद रहेगा हमारे साथ शाज़ेब उमाया, करते हैं आपका इंतजार। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। शाज़ेब उमाया कर रहे थे आपका इंतज़ार, और अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। बिल्कुल, जल्द इलेक्ट्रिक कार्स दौड़ती नजर आएंगी हमें पाकिस्तान में भी, और क्यों? क्योंकि मुल्क की सतह पर तैयार होने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार पेश कर दी गई है। क्या बात है, इस कार में क्या फीचर्स हैं, इस कार की क्या कैसी चलती है, कैसी दिखती है, क्या मैकेनिक्स हैं इसके। शाज़ेब साहब गए और आई एम श्योर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा आपका। बिल्कुल, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है नूर ई, यानी कि नूर इलेक्ट्रिक कार। हम हमेशा ख्वाब देखते थे कि पाकिस्तान में भी कभी गाड़ियां मैन्युफैक्चर हों, लोकली मैन्युफैक्चर्ड हों, लेकिन पाकिस्तान ने हमने देखा कि डाइस फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया 14 अगस्त को एक इलेक्ट्रिक कार की सूरत में। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ये गाड़ियां आपको हर घर में और हर जगह नज़र नहीं आएंगी। लेकिन इस गाड़ी की खासियत क्या है, इस गाड़ी को क्या, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, पाकिस्तान की तमाम कंडीशंस देखते हुए ये गाड़ी कितनी मुफीद साबित होगी, इस गाड़ी के अंदर फंक्शंस क्या हैं, और ये गाड़ी जो आजकल आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, इस गाड़ी के इंटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर में क्या है, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं। तो इस वक्त गाड़ी के अंदर डॉक्टर खुर्शीद जो कि डाइस फाउंडेशन के फाउंडर हैं वो मौजूद हैं। हम अंदर चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस गाड़ी की खासियत क्या है। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक कार नूर ई, इसके अंदर मैं आकर बैठ चुका हूँ। मुझे वैसे एज अ पाकिस्तानी और एज अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि पाकिस्तान का इतना अच्छा इनिशिएटिव है, और जब ये गाड़ियाँ मुझे सड़कों पर नज़र आएगी तो वो मेरे ख्याल में एक फील ही अलग होगी, इमोशंस अलग होंगे हमारे अभी। लेकिन ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में ये समझना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गाड़ी प्रोटोटाइप है अभी, और अभी इसमें ये पूरी गाड़ी जो है वो हैंडमेड है। ये इसके तमाम जो आप फीचर्स देख रहे हैं, तमाम इसके पार्ट्स देख रहे हैं, ये सब उसकी पूरी बॉडी हैंडमेड तैयार की गई है। डॉक्टर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, हम गाड़ी को एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, गाड़ी के अंदर मुझे बहुत फीचर्स नजर आ रहे हैं, जी। लेकिन ये इसकी बॉडी के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं आजकल। जरा, ये प्रोटोटाइप है तो इसमें क्या चेंजेस होंगे बाद में जो अभी नहीं है? देखिए, प्रोटोटाइप है, इसमें डिज़ाइन ओवरऑल यही रहेगा, थोड़ा शेप भी मोस्टली यही रहेगी सारी इसमें। लेकिन होगा ये कि सारे जो पार्ट्स हैं फिर ये डाइस से निकलेंगे, तो फिर जब डाइस फिनिशिंग उनकी जरा और डिफरेंट होगी। अभी ये हैंडमेड से हैंडमेड तैयार है पूरी? जी, हैंडमेड में इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है ये। और ये उसके बाद होगा फिर डैशबोर्ड वगैरह इस सब की जो डाइस से पूरा निकलता है,
सप्लायर्स आइडेंटिफाई होंगे कि डिफरेंट चीज़ों के कौन से सप्लायर्स हैं, मास प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगी, इंडस्ट्रियलाइज जो होगा। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, अभी अगर मैं, क्योंकि हम एक्सटीरियर की बात बाद में करेंगे, जरा इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर मुझे बड़े फीचर्स नजर आ रहे हैं। एक तो ये ऑटो कार है, इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन इसमें मुझे सब कुछ जो फीचर्स नजर आ रहे हैं थोड़ा सा बताइएगा, इसके स्पेक्स क्या हैं? जी, इसके बेसिकली इसमें 35 किलोवाट आवर की मोटर है। ओके, इसमें 108 HP की मोटर, सॉरी 108 HP की मोटर है, 35 किलोवाट आवर की बैटरी है इसमें। अच्छा, तो बैटरी जब आप चार्ज करते हैं बेसिकली इसमें 7 या 8 घंटे में आपकी 30 किलोवाट आवर की बैटरी चार्ज हो जाएगी। हाँ, 30 किलोवाट आवर आप समझिए 30 यूनिट जो है ना, 30 यूनिट्स में 30 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी आपकी? 30-35 रुपये पर यूनिट है, तो आपके तकरीबन बनेगा 1000 रुपये में। 1000 रुपये में गाड़ी पूरी चार्ज होगी और आप फिर 210 किलोमीटर चलाएं इसे AC ऑन करें। ये जरा हम कंपैरिजन करें ना बाकी गाड़ियों से, तो 1000 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल आता है आजकल, तो जरा उससे आप अंदाजा लगाएं कि ये 1000 रुपये में फुल चार्ज हो जाएगी। और अब सर ये बताएं कि वो फुल चार्ज होने के बाद ये कितने किलोमीटर तक रन कर सकती है? ये 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है विद AC ऑन। जी जी। अच्छा, और उसके बाद अगर आप इसको कहीं पे भी चार्ज करना चाहते हैं तो आपको कोई स्पेशल, कोई डेडिकेटेड जो स्टेशन होते हैं उसकी जरूरत नहीं? 220 वोल्ट अपने रेगुलर घर में जो होता है उससे आप हर जगह से चार्ज कर सकते हैं? हर जगह 220 वोल्ट जहाँ भी होगा चार्ज होगी इसके अंदर। ये ऑब्वियसली जब आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी भी इसमें है। ठीक है, तो फिर फास्ट चार्जिंग या गैस स्टेशन से, पेट्रोल पंप वगैरह पे जब फास्ट चार्जर आ जाएंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जब तक नहीं है तो 220 वोल्ट से आप चार्ज कर सकते हैं। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही थी कि इस गाड़ी में बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशंस हैं, खासतौर पर हमारे जो यंग इंजीनियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जी, इसकी बॉडी की शेप बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। जी, मैं उनको ज़रूर डेफिनेटली उनका मैं चाहूँगा कि मैं उनको सबको एक्नॉलेज करूँ, बताऊँ। इसमें सब NID यूनिवर्सिटी, मैं भी उसका अलमनाई हूँ। तो NID यूनिवर्सिटी में बैटरी पैक पूरा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इसका NID यूनिवर्सिटी में हुआ है। जी जी, पूरा उनके स्टूडेंट्स ने मिलके हमारे डाइस की टीम के साथ जो एक्सपेट्रिएट हैं उनके साथ मिलके ये पूरा बैटरी पैक हमने डिज़ाइन डेवलप NID यूनिवर्सिटी में किया है। इसकी जो स्टाइलिंग है पूरी, वो एक्सटीरियर विजुअलाइजेशन आप जो देख रहे हैं पूरी NCA ने की है। अच्छा, पूरी NCA ने? जी जी। उसके बाद जो इसकी जो CAE हुई है सारी, जो क्रैश एनालिसिस वगैरह मैं आपकी बात कर रहा था, सारी क्रैश एनालिसिस है, NVH नॉइज वाइब्रेशन हेडनेस एनालिसिस है, वो सारी हमने DHA सोफा में यहाँ की यहाँ पर की। हम सर बाहर चलते हैं क्योंकि जरा हमने गाड़ी की जो आउटर लुक है वो बड़ी खूबसूरत है, वो देखनी भी है। तो आइए जरा हमारे साथ बाहर चलिए। गाड़ी का इंटीरियर हम देख चुके हैं, डॉक्टर खुर्शीद साहब हमें बताते भी रहे हैं क्या स्पेक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, लेकिन जो एक्सटीरियर है सर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे और बड़ा प्यारा एक्सटीरियर डिज़ाइन किया। पहले तो ये बताएंगे इसकी डिज़ाइनिंग में किसी कंट्रीब्यूशंस हैं? जी, ये डिज़ाइन में NCA जो यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर, उसके प्रोडक्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बहुत इसमें अच्छा। और वहाँ के स्टूडेंट्स ही थे जो इन्वॉल्व थे? सारे स्टूडेंट भी थे, प्रोफेसर भी थे। अच्छा, जी जी बिल्कुल। क्योंकि डिज़ाइनिंग बड़ी मैटर करती है कि गाड़ी की डिज़ाइन जो है पाकिस्तान में वैसे ही लोग कोशिश करते हैं खूबसूरत लगनी चाहिए गाड़ी, क्वालिटी भी अच्छी हो और खूबसूरत लगे। फैब्रिकेशन में भी बहुत हेल्प किया। एग्जैक्टली। अच्छा, हम बाहर आके देख रहे हैं खासतौर पर इसकी हेडलाइट्स की ये जो पूरी बॉडी शेप बनाई है ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक एनालिसिस होते हैं सिक्योरिटी के गाड़ी के, वो बड़े मैटर करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आ रही है नहीं आ रही। तो अभी तक कितनी टेस्टिंग की गई है? जी, इसकी हमने बहुत वर्चुअल एनालिटिकल टेस्टिंग की है और यहाँ DHA सोफा में ही की है उसकी। अच्छा। इसमें क्रैश एनालिसिस भी की है हमने। क्रैश हो चुके हैं? जी, एनालिटिकल सारे वर्चुअल एनालिसिस किए हैं हमने, और वो इतने ज़्यादा किए हैं कि हमें कुछ जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे थे वो दे आर बीटिंग सम ऑफ द कंपेटिटर्स। अच्छा, क्रैश एनालिसिस भी किया है, इसके NVH एनालिसिस भी किया है, इसका हमने ड्यूरेबिलिटी एनालिसिस किया है, इसके सस्पेंशन के एनालिसिस किए हैं, फ्रंट एंड इसके टॉर्शन रिजिडिटी के एनालिसिस किए हैं, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ उस पे गाड़ी पूरी कर रही है। क्योंकि एक्सपेट्रिएट जो बाहर बैठे हैं, जो बड़ी कार कंपनीज में काम करते हैं, वो दे आर जस्ट जो अपनी नॉलेज उन्होंने गेन की है वहाँ से, उसमें वो नॉलेज शेयर करके इस तरीके से काम किया। इस गाड़ी के मोस्टली जो पार्ट्स हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं? जी, 60% मैं कहूँगा कंटेंट जो है लोकल है। लोकल जी लोकल है, और इसको हमारा प्लान ये है कि 2026-27 तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की वो रही तो हम इसको 80% लोकल पे तो ले आएंगे। और 80% लोकल होने के बाद पे कॉस्ट पे बड़ा फर्क आएगा? कॉस्ट में भी आएगा, फिर जॉब क्रिएशन होती है, फिर आप चीज़ें आप खुद बनाते हैं, फिर अपनी इनोवेशन अपने हिसाब से ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में पहली बार आना, और क्या लोग एक्सपेक्ट करें कि ये अफोर्डेबल होगी कॉस्ट में? क्योंकि जब गाड़ी की इलेक्ट्रिक कार की बात होती है तो बैटरीज बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं आपको, और वो ज़ाहिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको बहुत लो कॉस्ट पे मैनेज करें? जी, 2 चीज़ें मैं इसमें कहूँगा, आपको बताऊँगा कि बैटरी जो सेल होते हैं वो तो इंपोर्ट करते हैं,
लेकिन बैटरी पैक तो हमारा इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड है। अच्छा ठीक है, जो सही गाड़ी के innovation- मुताबिक डेवलप हुआ वो गाड़ी के हिसाब से, और सारी इनोवेशन वो तो हमने NLD यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलप किया सही है। है। तो कॉस्ट का ये है कि कॉस्ट अगर इस हार्ड टू से इन्फ्लेशन बहुत है 2 साल बाद जब आएगी, लेकिन आप ये देख लें कि जो आम गाड़ी जो है उससे तकरीबन की बैटरी 8 से 10 लाख तो बैटरी के हो जाते हैं, जो आप जो कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उसका बेनिफिट ये है, जैसे मैं आपको इक्वेशन बता रहा था कि अगर आपने 30 यूनिट चार्ज किया इसका, आपने 1000 रुपए खर्च किए और आप 210 किलोमीटर ट्रैवल 210 चले गए, तो आप अगर 20,000 किलोमीटर चला रहे हैं साल की, तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपको आपकी बचत हो गई। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये फायदा गाड़ी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है इसकी सस्ती है। अगर आप टोटल देखेंगे, इनिशियल प्राइस हो सकता है ज़्यादा लगे आपको, लेकिन मैंने ये जिक्र इसलिए किया था कि सोशल मीडिया पर अक्सर ये प्राइस चल रही है कि जी गाड़ी की प्राइस तो बता चुके हैं 40 लाख, और ये वाकई सही बात है, इसमें कोई सदाकत है, ये सब झूठ है? नहीं, ऐसा है। मैंने मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आज हम बेचें इसे तो ये 38 से 40 लाख रुपए के अराउंड हो सकती है। हाँ, तो उसमें अगर आप 10 लाख बैटरी के निकाल दो, देखिए इसमें फिर जैसे ही लेंगे फिर अब रिकवरी शुरू हो जाएगी पैसे। एग्जैक्टली, 4 साल में रिकवरी तक आप गाड़ी रिकवरी है। और फिर ये कि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक है ना, मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है आपकी, और माहौल दोस्त गाड़ी है। माहौल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। आप हम थोड़ी सी शेप भी साथ साथ दिखा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियों की खासतौर पर बात हो रही है, और गाड़ियों की एमिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल, जो कार्बन एमिशन है इसका बहुत बड़ा एक इशू है, और ये कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को ऐसा डिजाइन किया जाए कि आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। इलेक्ट्रिक कार अगर पाकिस्तान में इस तरीके से आप कह लें कि कॉमन होती जाती है, तो उसके बाद कितना फायदा पहुंचेगा हमारी एनवायरनमेंट को भी? देखिए, एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान जो है बहुत टॉप 5-10 में है जो क्लाइमेट में जो बहुत वो करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक कार है, हम ग्लोबल सिटीज़न बन जाएंगे, ठीक है ना। ग्लोबल सिटीज़न के जो हम फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम भी क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पाकिस्तान कर देगा ये, ठीक है ना। तो वो भी बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ, सक्सेस है इस वक्त। सर, डाइस फाउंडेशन के फाउंडर है आप माशाल्लाह, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप उसके बारे में ही बताइएगा, क्योंकि आपने दुनिया भर में बहुत जगहों पर काम किया है। थोड़ा सा काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और फिर पाकिस्तान को लेकर आपके क्या प्लान है मुस्तकबिल में? जी, ये डाइस फाउंडेशन हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2007 में बनाई थी। आइडिया इसका ये था कि जो ब्रेन ड्रेन हो चुका है उसको ब्रेन गेन में कैसे कन्वर्ट करें, एक प्लेटफॉर्म दें एक्सपेट्रिएट्स को जो बाहर सारे हैं, जो पाकिस्तान बहुत सी रीजंस की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकते, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जो उनके किस तरह जो उनकी नॉलेज है 30 साल की, जिन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम किया है, उसको कैसे प्लेटफॉर्म देके नॉलेज को, कि देखिए जब एक्सपेट्रिएट की बात आती है ना, तो सिर्फ जेन में लोगों को ये आता है कि यार ये डॉलर बेचते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो तो उनका 0.0% कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही छोटा। असल कंट्रीब्यूशन वो है जो उन्होंने नॉलेज गेन की है। अगर एक प्लेटफॉर्म्स हो तो हम पाकिस्तान एक्सपेट्रिएट की मदद से हम पूरा पाकिस्तान की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। कांग्रेचुलेशंस के इतनी अच्छी गाड़ी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार तैयार हो गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के प्रोजेक्ट्स मजीद भी लॉन्च किए जाएँ। और सर, हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे अब स्टूडियोज़ भी आएंगे और आपसे एक और ज़रा बैठक लेगी, मुलाकात इंशाल्लाह। बस तो फ़ख्र की बात यह है कि ये हमारी अपनी गाड़ी है, ये हमारी अपनी गाड़ी है, पाकिस्तानी, जिसकी डिज़ाइन भी अपना है, डिज़ाइन भी अपना है, इसको हम कह सकते हैं मेड इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जनाब, ये देखिए आपने इलेक्ट्रिक कार, और बहुत जबरदस्त हमारी अचीवमेंट है। अल्लाह करे हम और तरक्की करें। तरक्की की बात करते हैं तो 13 अगस्त 14 अगस्त के लिए स्पेशल जो बीच की एक रात थी, उस पे हुआ था जबरदस्त ड्रोन शो जो मैंने नहीं देखा। और इस ड्रोन शो में हमने देखा कि कायदे आजम की पोर्ट्रेट और साथ में कौमी परचम बनाया गया, लेकिन किस तरीके से बनाया गया, फुटेज बड़ी कोई हैरानकुन फुटेज है। इसके बारे में हमने जानना भी है, ये कितना चैलेंजिंग था ड्रोन शो। इस पर हम बात करेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद सरमद से, जो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने? और ये जो मनाजिर देख रहे हैं, जरा ये एक्सप्लेन करेंगे ड्रोन शो में हुआ क्या है? सर, ये 230-250 ड्रोन्स हैं तकरीबन। हमने स्वार्मिंग के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वार्मिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू एक साथ एक कमांड से चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंगल हैंडली ऑपरेट हो रहा है? यस, थ्रू वन लैपटॉप। अच्छा, वन लैपटॉप, एंड उसमें RGB लाइट्स होती हैं जिसके थ्रू हम कलर चेंज करके कोई भी इमेजरी 3D ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। एंड दिस इज अराउंड 700 फीट।
700 feet above ground level? Yes, almost 300 feet above the ground level. It's like बस 700 feet बड़ा है। तो इसकी क्या प्रिपरेशन करते हैं या ये सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाता है, कैसे किया जाता है? सर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वैसे तो प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन आपस की बात बताऊं, बारिश बहुत थी। तो दिस इज द फर्स्ट शो द टर्किश पीपल इवन सेड कि वी वर डूइंग विदाउट प्रैक्टिस, तो बस अल्लाह का नाम लियो और कर लो और आपके माँ बाप की दुआएं कि सही हो गया। वाकई में इट लुक्स अमेजिंग, एक्चुअली ब्रिलियंट। हमने मिस कैसे कर दिया आवाम ने, ये बताएं ना। मुझे अफसोस हो रहा है कि 13 की रात को वहीं पे था जहां पे शो हुआ। मैं तो करीब में होती, मुझे पता चला कि बहुत ही उम्दा शो हुआ ड्रोन का। हमें क्यों नहीं पता चला भाई? इट वाज अ सरप्राइज फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। और बेसिकली जो हमारे जो ब्रांड साथ है पेप्सी, उन्होंने कहा था कि एक बस जनरल ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज होना चाहिए। बट वी हैव अ लॉट ऑफ शोज कमिंग इन नाउ, और उस पर इंशाल्लाह आपको भी इनवाइट करेंगे और हम अनाउंस भी करेंगे। अच्छा, मैं ये सोचा था कि अगर ये ऐसा सॉफ्टवेयर कोई डेवलप ना हो और आपको एक मैन पावर के जरिए ये तमाम ड्रोन्स ऑपरेट करने हो, तो क्या कुछ हो सकता है? 230 लोगों को रिमोट पकड़ा के बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। कितने टकराएंगे आसमान में, वो अलग चीज है। और किसी को नींद आ गई, किसी को ब्रेक लेनी हुई, किसी को जाना हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा? बीच में घटता रहा बड़ा खला। ऐसे ही बड़ा, इसलिए नहीं, दैट्स व्हाई वी रिलाई ऑन द सॉफ्टवेयर मोर देन। सो आगे आपके क्या प्लान्स हैं? कोई ऐसा शो जो हमें पहले से पता हो भाई हम मिस ना कर दें? बहुत सारे शोज हैं, बहुत सारे शोज हैं और वो होते रहेंगे इंशाल्लाह, और अनाउंसमेंट भी होगी उनकी। वर्ल्ड रैकेट होने का मूड है हमारा। 5,500 5,000 का है अभी चाइना के पास। तो इरादा है, दुआ करें। नहीं तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इससे आप जितने मर्जी चाहें ड्रोन्स कनेक्ट कर लें, या कोई इसकी लिमिटेशंस हैं? कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फिर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। और आपको एक अच्छी स्पेस चाहिए और बहुत सारे ड्रोन्स चाहिए और थोड़े से ब्रांड्स की सपोर्ट चाहिए और ये मैं भी गई थी, मैंने कहा थोड़े से ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत सारी सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को मिस नहीं करना चाहेंगे इस तरह, क्योंकि अगर रिकॉर्ड बन रहा है वो पाकिस्तान से बन रहा है तो व्हाई शुड बी। अच्छा, और मैंने क्योंकि ये वीडियोस में देखा है मोस्टली चाइना में, इवन आई थिंक टर्की में भी एक शो हुआ था, दुबई में ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान में पहली बार देख रहा हूँ किस तरीके से कोई ड्रोन शो किया गया है। बहुत जल्द हम कोई और शो भी देखने वाले हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 9 सितंबर को हमारा इसके बाद अगला वाला शो है, फिर लाइन से हमारे शोज हर शहर में अब होंगे। अच्छा, हर शहर में? यस, द पॉइंट, मेरा भी जो पॉइंट था कि यार छोटे शहरों में बहुत कम एंटरटेनमेंट है और उसको हम हर जगह ले जाना चाहते हैं। पेशावर, मुल्तान, मर्दान एंड लाइक एवरीवेयर इंशाल्लाह। और जब बिजली नहीं होती तो वैसे ही कितना अच्छा लगता होगा, हाय अल्लाह रोशनी आ गई, बत्ती आ गई। ऐसे वहाँ थोड़ा ज्यादा पता चल, जितना अंधेरा होगा ना, जैसे मैंने जब दुबई में पहली बार देखा था तो मैंने बोला पूरे पाकिस्तान में कर सकते हैं, हर तरफ अंधेरा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस किसी ने अगर अपना कोई प्राइवेट ड्रोन शो कराना हो, कोई किसी ने प्रपोज करना है, विल यू मैरीज मी? ये ऐसा है अच्छा, हमने ऐसा लाहौर में भी देखा है और रोड साइड्स पर बकायदा जो बिलबोर्ड्स पे ये डिस्प्ले किया गया एक प्रपोजल था। कर सकते हैं। 100-150 लड़कियों के मुझे मैसेज आए। आजकल एक वीडियो वायरल हुई है, वो रिंग बनी है और वो आपको तो लड़कियों के मैसेज आएंगे, जाहिर है। ड्रोन शो के लिए हमें बहुत सारे मैसेजेस आए और वो थोड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्राइवेट माशाल्लाह पैसों की कमी पाकिस्तान में है। बिल्कुल भी स्टार्ट्स ऑफ एट $7,000 फॉर द नॉर्मल पीपल। तो छोटे कम ड्रोन्स के साथ हम करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में तो जितने आप 100-200 ड्रोन्स, 50 ड्रोन से शुरू हो सकता है और 200-250 ड्रोन से हमारी इस वक्त कैपेसिटी है। कोई गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन बनाया है अभी तक के? क्योंकि जाहिर बात है अभी 6 सितंबर, क्योंकि 6 सितंबर भी आ रहा है और आगे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं, तो उस पर कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारा मूड है इंशाल्लाह 6 सितंबर को हम करें। डिफेंस डे है और अभी बात चल रही है, दुआ करें इंशाल्लाह मटेरियलाइज हो गया तो करेंगे, इंशाल्लाह कोई बात बन जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सरमद, आपको दोबारा इनवाइट जरूर करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, शोज होंगे, लेकिन हमारे शो का वक्त इस वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। शाहज़ेब परमार को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल। पाकिस्तान के परवरदिगार हामी नासिर और हमारे हालात और बेहतर होंगे इस उम्मीद के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।